तो इस तरीके से एल्बर्ट जो था उसकी लाइफ के अंदर मतलब वो अपना इन्वेंशन भी कर रहा था, साथ के साथ उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी। सो हमने 11th जो हमारा पैराग्राफ है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर डूइंग 12th। Clear? So shall we start? Yes, ma'am. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. न्यू पर्सनल चैप्टर कौन सा था उसका? जब उसने रीमैरिज किया, मतलब दोबारा से उसने मैरिज किया था और उसकी कजिन के साथ, उसकी जो कजिन थी उनके साथ उसकी मैरिज होने के बाद, तो उसके बाद से उसका दूसरी दोबारा से जो मतलब पर्सनल लाइफ थी वो ठीक हो गई। उसके साथ साथ ही क्या हो गया, उसने जो क्या करनी थी, थ्योरी रिलीज करनी थी। जो उसको थ्योरी रिलीज करनी थी उसको, उसके लिए वर्ल्ड फेम मिलने वाला था, राइट। तो यहाँ पर क्या बताता है वो, कंसाइड में मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये सब संजोग की बातें हैं, राइट। संजोग बस ऐसा हो गया, यानी कि ऐसा संजोग बना कि उसकी पर्सनल लाइफ भी ठीक हो गई और 1915 में उसने उसकी खुद की उसने अपने जो थ्योरी थी वो भी पब्लिश करा दी, जिससे उसकी वर्ल्ड फेम पूरी दुनिया के अंदर वो प्रसिद्ध हो गया। In 1915 he had published his journal theory of relativity. 1915 में उसने जर्नल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, which provided a new interpretation of gravity, जिसने ग्रेविटी को एक नई व्याख्या दी थी। An eclipse of the sun in the 1919 brought proof that it was accurate. 1990 यानी कि 1919 के अंदर सन एक्लिप्स, एक्लिप्स सन क्या होता है, एक्लिप्स क्या होते हैं भाई, आप साइंस पढ़ते हो, व्हाट इज एक्लिप्स? एक्लिप्स मींस जो बोलते हैं ना ये ग्रहण लगते हैं, तो उसकी जो थ्योरी ने बताया था, जो उसने थ्योरी रिलीज की थी, उसके बाद 1919 में जो सूर्य ग्रहण लगा तो वो प्रूफ हो गया, ब्रॉड प्रूफ, सबके सामने वो सबूत ले आया दैट उसने जो थ्योरी दी है रिलेटिविटी की, दैट इज एक्यूरेट, वो बिल्कुल सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun gravitational field. आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया इन एडवांस, पहले से ही, कि जो लाइट है, द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, जो स्टार्स है हमारे, उनकी जो लाइट्स है वो कहाँ पर जाएगी, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। वो जो लाइट्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसकी वजह से? सन, सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, उसकी वजह से उनकी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। अब हम ये देखते हैं ना, देखो जब भी ग्रहण लगता है, कभी भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि इस डेट को ये ग्रहण लगने वाला है, राइट। सभी को पता होता है, सभी के पास इंफॉर्मेशन होती है कि भाई अब ये ग्रहण लगेगा और अब वो लगेगा। तो ये सब क्या है, ये पूरी पहले से सब कैलकुलेट करके रखते हैं कि इस ईयर के अंदर इतने ग्रहण आने वाले हैं, राइट, इतने एक्लिप्स जो है वो लगेंगे और इस टाइम पे लगेंगे और इस जगह पर दिखेंगे। ये सब कुछ पहले से ही अनुमान लगाया जाता है। ऐसा ही अनुमान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लगाया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी, जो उसने थ्योरी दी थी ग्रेविटी की, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो गई थी, सही साबित हो गई थी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो न्यूज़पेपर के अंदर, यानी कि जब सबको पता लगा कि आइंस्टाइन पहले से इन सब के बारे में बता चुका है, तो न्यूज़पेपर ने क्या बताया कि उसके जो वर्क है, जो उसने काम किया है, जो उसकी थ्योरी है, वो साइंस की दुनिया में, यानी कि विज्ञान की दुनिया में एक नया इन्वेंशन है उसका। मतलब उससे पहले किसी ने कुछ वो थ्योरी इस तरीके की नहीं दी थी। तो दैट वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 में
आइंस्टाइन को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज इज द बिगेस्ट प्राइज, सबसे बड़ा प्राइज होता है। And he was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press. Means जब उसकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट प्रूव हो गई तो उसके बाद उस पे बहुत शावर का मतलब बारिश सी होने लगी। किस बात की? कि लोग उसको बुला के उसका सम्मान करने लगे, उसको बहुत सारे जगह जगह से इन्विटेशंस आने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और हमेशा प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर वाले जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। So he was just become a very famous personality after this. तो इस तरीके से जो आइंस्टाइन था वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था। When the Nazis came to power in Germany 1933, जब नाजीज जो थे, पता है ना नाजीज जो थे वो किस चीज के लिए फेमस है? वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो नाजीज और किसके बीच में हुई थी? वर्ल्ड वॉर हुई थी हमारी, वो नाजीज और सेकंड कंट्री कौन थे? सभी पढ़ते हो ना एसएसटी? तो जब ये लड़ाई हुई थी, हाँ जी, जब ये लड़ाई हुई थी तो जर्मनी जो थी यानी कि जर्मन जो थे वो पावर में आ गए, उनके पास पूरी पावर थी। 1933 के अंदर आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, और उस टाइम पे आइंस्टाइन जो था वो कहाँ पर चला गया? यूएस के अंदर चला गया। जब जर्मनी के अंदर नाजीज का कंट्रोल हो गया 1933 में, तो आइंस्टाइन जो था वो यूनाइटेड स्टेट में चला गया। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, 5 साल बाद जब न्यूक्लियर, जो आपको सभी को पता है कि हमारा तो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर न्यूक्लियर पावर का यूज किया गया था, सभी को याद होगा ये हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो डाले गए थे। तो 5 साल बाद जब न्यूक्लियर का इन्वेंशन हो गया बर्लिन के अंदर, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोच, तो वो क्या थे? बहुत ज्यादा इस बात को लेके बहुत ज्यादा प्राउड थे क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर पावर का इन्वेंशन कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है। तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फ्रेंसिज्म, बहुत सारे लोग जो थे वहां से फ्रेंसिज्म जो थे वहां से चले गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन ने किया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, तो अब वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि नाजीज जो है वो न्यूक्लियर पावर बना भी सकते हैं और उन एटॉमिक बम का यूज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बताया है कि आइंस्टाइन जो था वो अपनी जगह से यानी जहां वो रहता था जर्मन से, वहां से वो चला गया यूएस में क्योंकि जर्मनी के अंदर नाजीज का कंट्रोल हो गया था। तो जब वो यूएस में गया तो उसको पता लगा कि इन्होंने क्या कर लिया है, एटम बम जो होते हैं एटॉमिक पावर्स जो है उनका इन्वेंशन कर लिया है एंड दे कैन यूज इट इन द वॉर, वो लड़ाई में उसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो वहां से जा चुके थे, राइट। अब सभी को यही डर था कहीं एक्चुअल में कहीं इसका पावर का यूज, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, ये जो बॉम्ब होते हैं ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है, न्यूक्लियर पावर बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इसलिए वहां से सब बहुत सारे साइंटिस्ट चले गए थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी यही डर था कहीं ये उनका यूज कर ले तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर सभी को? नाउ लास्ट, अब हमें पता लगेगा कि जो आइंस्टाइन है वो एक अच्छा साइंटिस्ट तो था ही, उसके साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी था, राइट। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री इन पावर्स का यूज करे और एक दूसरे को बर्बाद करे। आइंस्टाइन बिल्कुल भी नहीं चाहता था ये बात, और उसने इस चीज के लिए ना एक लेटर भी लिखा था रूजवेल्ट को, लेकिन उसका गलत उल्टा मतलब ले लिया उन्होंने, वो कहना कुछ और चाहता था, उन्होंने कुछ और समझा। तो इस बात के लिए उसको बहुत दुख था, इस चीज के लिए उसको बाद में बहुत फील हुआ कि वो जो नहीं चाहता था, मतलब वो कुछ और कहना चाहता था, उन्होंने कुछ और समझ दिया। तो देखो क्या बोलता है वो, एट द अर्जिंग ऑफ कलीग,
जब उसके कलीग्स होते साथी, जब उन्होंने उसे रिक्वेस्ट की, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उनको ये लगा कि कहीं अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं कर ले, तो आइंस्टाइन को सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो वो उसने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने एक चेतावनी लिखी थी उस लेटर के अंदर, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। वो कहता है, उसने क्या लिखा था कि अगर इस तरीके का एक भी बॉम्ब जो है एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर एक पोर्ट के अंदर, एक बंदरगाह के अंदर जहां पर शिप होते हैं, एक पोर्ट के अंदर भी एक्सप्लोड कर दिया गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट। उसके साथ साथ उसके आसपास जितने भी टेरिटरीज है, जितने भी राज्य, जितने भी क्षेत्र है, उसको भी बर्बाद कर देगा। His words didn't fail to and have an effect. उसके शब्दों का असर हुआ, मतलब उसके वर्ड व्यर्थ नहीं गए, उसका असर हुआ। किसके ऊपर? अमेरिकन प्रेसिडेंट पे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन्स ने क्या किया? एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो चुपचाप अपने, मतलब सीक्रेटली जो थे, डेवलप किए एटॉमिक बॉम्ब एंड dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और उन्होंने वो ही बॉम्ब कहाँ गिरा दिए? जापान की 2 सिटीज के अंदर, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, अगस्त 1945। राइट, मतलब वो तो सिर्फ अमेरिकन को अवेयर करना चाहता था कि अगर इस तरीके का बॉम्ब कहीं पर भी गिरा दिया गया तो वो पूरी टेरिटरीज को, आसपास के एरिया को, सबको बर्बाद कर देगा। तो इस बात का उनपे गलत असर हुआ, मतलब उन्होंने इस बात को सीधा नहीं लिया। वो कहना तो ये चाहता था कि आप ऐसी पावर्स को मत बनाइए और मत यूज कीजिए, लेकिन उन्होंने इसको उल्टा ले लिया। तभी अमेरिकन ने सीक्रेटली जो थे वो एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो डेवलप किए और उनको कहाँ पर डाल दिया? जापान के अंदर 2 सिटीज के अंदर डाल भी दिया। राइट, तो इससे आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो था वो बिल्कुल ना डीपली शेकन, मतलब हिल गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगा कि इतना ज्यादा बर्बादी हो गई। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। और इस बार उसने क्या लिखा? पब्लिक नोटिस लिखा, जैसे होता है ना सबको बताने के लिए। ऑफिशियल लेटर था वो यूनाइटेड नेशन के लिए, टू यूनाइटेड नेशन, वहां पर यूएन के लिए लिखा उसने। इन इट ही प्रपोज द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसके अंदर उसने क्या डाला कि एक प्रपोजल रखा पूरी दुनिया के सामने कि पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बननी चाहिए, यानी कि जैसे हर कंट्री के अंदर अपनी एक गवर्नमेंट है ना, ऐसे सारे कंट्रीज मिला के एक गवर्नमेंट डेवलप करे, दैट इज यूएन। पता है ना सभी को, यूनाइटेड नेशन जो है दैट इज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसके अंदर क्या होता है, लोगों सारे कंट्रीज के अंदर लिमिटेशंस रखी गई हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। उसमें बहुत सारी जो संस्थाएं भी आती है, कंट्रीज भी उनका पार्ट है। एंड अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन जैसे रूजवेल्ट को उसने लेटर लिखा था तो उसका गलत असर हो गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशकों में आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। इसके बाद आइंस्टाइन जो था वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, एग्जिटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और उसने आगे होकर लोगों को क्या बताया कि आर्म्स बिल्डअप मतलब हथियार बनाना बंद कर दे, ये जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है इनको यूज करना बंद कर दे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था अपने इन्वेंशन के लिए, तो उसने अपनी उस पॉपुलैरिटी को यूज किया, उसने कैंपेन्स लगाए पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। उसने लोगों को अवेयर कराया उसके बाद से। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब उसकी डेथ हुई 1955 में,
at the time he was 76-year-old. उस टाइम पे वो 76 years का था. तो जब उसकी डेथ हुई तो उसको सेलिब्रेट किया गया. सेलिब्रेट इन द सेंस ये सोच के कि वो एक ऐसा इंसान था जो विजनरी मतलब जो फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता था, राइट, और जो लोगों का भला चाहता था. एंड वर्ल्ड सिटीजन, और इस दुनिया का सिटीजन, नागरिक उसको बताया गया क्योंकि वो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा था, राइट. Maybe he was a scientist, but still he didn't want that anybody would make atom powers and use them. Nuclear powers are always destructive. He knows it. वो जानता था उसको, इसलिए उसने सभी को मना किया कि न्यूक्लियर पावर्स को ना बनाया जाए और ना ही यूज किया जाए. इसलिए वो जगह जगह जाके शांति का प्रस्ताव रखता था, लोगों को अवेयर कराता था इन सब चीजों से, राइट. उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी सिर्फ अवेयर कराने की कोशिश की थी कि आप ऐसी कोई फोर्स ना बनाए, लेकिन उन्होंने उस चीज का गलत मतलब ले लिया और उन्होंने उस चीज डेवलप भी कर ली और सीक्रेटली उसको ड्रॉप भी कर दिया जापान के अंदर. तो इस बात को उसको बहुत दुख था. उसके बाद से वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गया. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट इज हु इज कॉल्ड अ साइंटिफिक जीनियस, जिसको साइंटिफिक जीनियस माना जाता है. क्लियर? I hope this chapter is clear to all. It's very simple. I don't think that it's difficult for anyone to understand. जिसने नहीं पढ़ा है वो भी समझ लेगा, बहुत आसान है. See, there are some questions in the last that who had these opinions about Einstein. Einstein के बारे में ये opinion किसके थे? He was boring, he was stupid, would never succeed in life, and he was a freak. He was boring. कौन बोलता था उसको? Playmates. Yes, his playmates called him brother boring, right? Yes, he was stupid and would never succeed in life. Who said this? Headmaster. Yes, the headmaster said this. He was stupid and would never succeed in life, right? And he was a freak. Who said this? Mother. Mother. Einstein's mother said it, that he was a freak because his head was little big than others. थोड़ा सा बड़ा था दूसरों से. Einstein leaving the school in Munich for good. What was the reason behind he left the school? मुनिच का स्कूल उसने क्यों छोड़ दिया? क्या रीजन था इसके पीछे? Because he do not love that discipline. Yes, because he didn't like the regulations, rules, and the strictness and discipline of the school. He wanted freedom, and this was only he got in Switzerland, right? That's why he left the school in Munich for good, अच्छे के लिए. He wanted to study freely. वो बहुत मतलब आजादी से पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने छोड़ दिया. So Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. क्यों पढ़ना चाहता था वो स्विट्जरलैंड में? मुनिच की बजाय वो स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहता था? Because he was liberal. Yes, because he thought that Switzerland is more liberal than Munich. स्विट्जरलैंड में म्यूनिच से ज्यादा स्वतंत्रता है, इसलिए वो वहां पढ़ना चाहता था. आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेविया एंड एलेक. आइंस्टाइन को मिलेविया के अंदर ही एक साथी नजर आता था. ऐसा क्यों? Because Minerva was also like him, right? And she also liked arts, literature, and Einstein thought that only she could understand him. सिर्फ वही उसको समझती है, इसलिए उसको उसी के अंदर एक साथी नजर आता था. What do these tell you about Einstein? ये सब बातें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती है आपको? इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? What type of personality was Einstein? किस तरीके का था आइंस्टाइन? बताओ चलो. Yes. He was a missionary. He was a missionary.
and he was also called a world citizen, right? Because he thought for the peace and democracy for all, and he also wanted the people not to build up armed forces because these are much destructive, right? तो हम ये कह सकते हैं Albert Einstein was not only a very good scientist but also a very good citizen, right? Is it clear? Yes, ma'am. Why did Einstein call his desk drawer at the Patent Office? Why? क्या बोलता था वो अपनी डेस्क ड्रॉर को? That is the Bureau of Scientific. उसका एक नाम रखा था उसने अपनी डेस्क का. भूल गए साहब. Bureau of Theoretical Physics. क्या नाम था उस ड्रॉर का? That is Bureau of Bureau of Theoretical Physics. Physics. क्यों बोलते थे वो इसको ऐसा? ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते थे. Yes, देखो यहाँ पर है. While he was supposed to assess other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. ये लाइन्स आई है. जब वो दूसरों की इन्वेंशंस को असेस कर रहा था उस टाइम पे वो चुपचाप अपना खुद का इन्वेंशन भी बना रहा था. और वो सारी चीज डॉक्यूमेंट जो था वो कहाँ रखता था? अपने डेस्क के ड्रॉर में रखता था. दैट वाज ही कॉल्ड द डेस्क ड्रॉर ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. नेक्स्ट है व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? क्यों लिखा उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर? He wrote because he did. You will get the answer in this paragraph. Because he wanted them to be aware of the destructive force of nuclear bombs, right? But his words have contrary effect on the president, and they develop nuclear powers and exploded in the Hiroshima, Nagasaki, right? तो यही सारा जो है इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा जहां पर वो बता रहा है कि उसने क्यों लिखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने वो लेटर लिखा था क्योंकि उसके कलीग्स ने उसके साथ उसको रिक्वेस्ट की थी दैट ही कैन टॉक टू प्रेसिडेंट. वो उससे बात करके वो उसको समझाए, राइट? और वो दैट वाज जस्ट अ वार्निंग लेटर. वो वार्न करना चाहता था क्योंकि जो उन्होंने बनाया था बम वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था. वो इस बात के लिए सबको अवेयर कराना चाहता था. नेक्स्ट है हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी? जब हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? तो आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन. बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ उसके ऊपर जब उसने देखा दैट Americans have exploded a bomb at Hiroshima and Nagasaki. So he was deeply shaken after seeing this, right? And it has a great impact on Einstein that he started to take campaign of peace and democracy, right? And he got involved in politics. Clear? And he also proposed, उसने प्रपोजल भी रखा to make a world government. UN के सामने उसने प्रपोजल भी रखा that they should make a world government in which they could add limitation for all the countries. Clear? Why does the world remember Einstein as a good world citizen? पूरी दुनिया उसको वर्ल्ड सिटीजन के नाम से क्यों याद करती है? Because he wanted peace. Because he wanted. Yes, because he wanted peace and democracy for all, right?
He didn't like when Americans threw bomb in Hiroshima Nagi. After this, he started taking campaign for peace and democracy. That's why he was called world citizen, because he wanted that everyone would live peacefully in this world, right? And he also wanted that there should be a world government. पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें सभी देशों के अंदर कुछ लिमिटेशंस रखी जाए ताकि वो एक दूसरे के लिए कुछ गलत ना करे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि दैट ही वाज आल्सो वर्ल्ड सिटीजन, क्योंकि वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता था। He was not only thinking about his own country but about the whole world. That's why he is called a world citizen. I hope these answers are clear to all. You will get the PDF of these answers